हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल फ्रंट। दोस्तों, सिविल फ्रंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आज हमारा डे 17 है और आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर, डिस्कस द लीगलिटी ऑफ promulgation of the ordinance by the governor without placing them before the legislature। सो बेसिकली ये क्वेश्चन 15 मार्कर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लगभग हमारे 3 से 4 डिफरेंट डायमेंशंस आएंगे जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं। क्वेश्चन को डिकोड करते वक्त सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन का जो कोर टॉपिक क्या है। क्वेश्चन का कोर टॉपिक अगर हम देखें तो वैसे तो गवर्नर इज द कोर टॉपिक, बट अगर हम थोड़ा और प्रॉपर तरीके से देखें तो गवर्नर के लॉ मेकिंग पावर, गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर जो है, दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसमें लेजिस्लेटिव पावर जो है गवर्नर के, वो क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। एक दूसरा, उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस व्हेन गवर्नर कैन एक्सरसाइज दिस पावर्स। ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो कौन से एसेंशियल कंडीशन के अंडर गवर्नर एक्सरसाइज करता है, दैट शुड बी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देन गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और उसके जो बेसिकली लीगैलिटी क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की लीगैलिटी क्या है, और देन उसके चैलेंजेस, प्रोमोलगेशन से रिलेटेड जो है चैलेंजेस क्या है, व्हाट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के चैलेंजेस क्या है वो हमें देखना है। फाइन। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वी विल राइट अबाउट द गवर्नर एंड इट्स लेजिस्लेटिव पावर। नाउ गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल हम 200 की बात कर सकते हैं, 201 की बात कर सकते हैं, 213 की बात कर सकते हैं। वाइल द गवर्नर्स रोल इज लार्जली सेरेमोनियल। गवर्नर का जो रोल है वो लार्जली मोस्टली तो सेरेमोनियल है, करेक्ट, बट कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स, देयर आर सर्टन लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग एबिलिटी टू promulgate ordinance that have significant implications for the governance. This is very important. Now first of all, फर्स्ट डायमेंशन हमने जो कहा था कि लॉ मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है गवर्नर के। फर्स्ट, समनिंग एंड प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 174 provides governor the power to summon, prorogue and dissolve the legislative assembly. Secondly, assent to the bill. Either governor may assent to the bill, may withhold the assent, or may reserve the bill for the reconsideration of the president. Third is reconsideration of the bills. Governor can return a non-money bill, money bill नहीं यहाँ पर गवर्नर जो है नॉन मनी बिल जो है लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा वापस भेज सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। नाउ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में ही बेसिकली क्वेश्चन है जो हम सेकंड हाफ में डिस्कस करेंगे। तो प्रोमोलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज वन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 213। अब ऑर्डिनेंस कब बनाए जा सकते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो कि स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है या फिर इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है। इफ देयर इज अ अर्जेंट नेसेसिटी ऑफ legislative action, or and also when the state legislature is not in a session, in that circumstances governor holds the power to promulgate ordinances. Also next is role in the money bill. मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस, जैसे कि मनी बिल जो यूनियन लेजिस्लेचर में, जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो प्रियर अप्रूवल ऑफ द और प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। इन द सिमिलर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें भी प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इज रिक्वायर्ड। देन ऑल्सो 1/6 ऑफ द जो काउंसिल होती है, अभी देखो काउंसिल इंपॉर्टेंट है, काउंसिल सिर्फ अभी फिलहाल 6 स्टेट्स में ही है, ये ध्यान में रखना है। कौन से 6 स्टेट्स है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन से 6 स्टेट्स है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक होता है, असेंबली एक होता है, करेक्ट, और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस इसको कहते हैं, इसको लोअर हाउस कहते हैं। अब ये जो अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सभी स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है और कुछ स्टेट में असेंबली और काउंसिल दोनों है। तो ये कौन से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये हमें
समझना जरूरी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर जो है वो नॉर्मली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और कुछ अपॉइंटेड भी होते हैं। तो जैसे कि 1/6 ऑफ द मेंबर, जिस तरीके से राज्यसभा में कुछ मेंबर्स अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, इन द सिमिलर वे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बेसिकली बाय द गवर्नर। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द, अब हमने देखा कि लेजिस्लेटिव पावर्स कौन से हैं, गवर्नर के हमने लेजिस्लेटिव पावर्स देख लिए, बट टू एक्सरसाइज दीज लेजिस्लेटिव पावर्स व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, बिकॉज हियर द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। फर्स्ट इज एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर मस्ट एक्ट on the aid and advice of the council of ministers which is headed by chief minister, that we know. Secondly, immediate legislative necessity for ordinance, गवर्नर जब भी ऑर्डिनेंस बनाए तो देयर मस्ट बी satisfaction to the governor that there are some circumstances which necessitates the immediate legislative action. Under article 213 governor can promulgate ordinance but only and only when he is satisfied that there is a immediate legislative action is a necessity or needed. Also there are some legislative limitations. For example, governor can only make ordinances on such subject where state is empowered to make law. Correct. Communication with the president, अगर if the matter on which the governor is actually making an ordinance, then such matter, if that ordinarily requires president assent, so such kind of ordinance would also require prior approval of the president, which governor have to seek. Correct. For example, there is a matter, अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ बनाए तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिस पे प्रेसिडेंट का प्रियर अप्रूवल रिक्वायर होता है। तो अगर ऐसे सब्जेक्ट्स पर जब ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा तो उस वैसे सब्जेक्ट पर भी जब ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा तो गवर्नर को प्रेसिडेंट की प्रियर कंसेंट जो है वो वहाँ पर भी लेनी पड़ेगी। एंड देन डिस्क्रेशनरी रोल, सी देर आर सर्टन केसेस जब गवर्नर इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है एज कंपेयर टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस जो है वो तो ज़रूरी होती है, बट देयर आर सम मैटर्स जब इनके एड एंड एडवाइस के बिना ही इंडिपेंडेंटली गवर्नर कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल रिजर्व करना है तो इसके लिए डेफिनेटली एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। Now, what are the ordinance making power and how the ordinance is made under Article 213? So, first we'll try to understand legality and conditions for ordinance promulgation. जो ordinance making है उसकी legality क्या है? First of all, you can make ordinance only and only on such subject which are provided to the state legislature. For example, there is a 7th schedule जहाँ पर state, union और concurrent subjects है। So, स्टेट उन्हीं सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता है जो स्टेट लिस्ट में है। करेक्ट। तो ऑब्वियस, तो इन द सिमिलर वे ऑर्डिनेंस भी हम उन्हीं सब्जेक्ट पर, ऑर्डिनेंस भी गवर्नर उन्हीं सब्जेक्ट पर बना पाएंगे जो स्टेट लिस्ट में है। करेक्ट। सो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इज फर्स्ट थिंग। देन नेसेसिटी ऑफ इमीडिएट एक्शन, देयर मस्ट बी जिन्यूनली एक वैसी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पर अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है और असेंबली जो है, लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है और इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, तो दैट हैज़ टू बी जेन्युइन। देन लैप्सिंग ऑफ द ऑर्डिनेंस, क्योंकि बिकॉज ऑर्डिनेंस तभी बनाया जाता है जब सेशन में नहीं होता है लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है और अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत होती है, तभी ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। बट जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटर रीअसेंबल हो जाए, when there is a reassembly of the state legislature, within the 6 week of its reassembly, that ordinance which was promulgated has to be laid before the state legislature and it must be approved. वो approved होना चाहिए, तभी वो एक permanent law के फॉर्म में आता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाता है। करेक्ट। अब कंट्रोवर्सीज क्या है? देयर आर सम चैलेंजेस, देयर आर सम इश्यूज अराउंड दी
प्रमोलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज प्रोविजन है ये, इस वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसका मिसयूज हो जाता है टू बाईपास द लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ लॉ when it is placed before the state legislature में रखा जब जाता है तो उसके ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर में जब रखा जाता है तो उसके ऊपर डिटेल में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, उसके जो प्रोविजंस होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उसके लूप होल्स या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डेलिब्रेशन और डिस्कशन होता है। तो दैट इज़ अ लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, बट बिकॉज इफ़ इट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है लॉ की वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसके कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो शायद अपोजिशन या फिर अदर स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो गवर्नर के जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है उसका यूज़ करके इस तरीके के लॉज, इस तरीके के प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी को बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का क्लियर वायलेशन है। नेक्स्ट, इमीडिएट नेसेसिटी। अब इमीडिएट नेसेसिटी जो एक वर्ड है इसका जस्टिफिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, बट वो जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नर में इशू ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन देयर इज अ नो सच प्रेसिंग नीड इज एग्जिस्ट। इस तरीके की कोई खास ज़रूरत ना होने के बावजूद भी गवर्नर इमीडिएट नेसेसिटी के नाम पर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल इशू बिकॉज दैट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। देन नॉन प्रेजेंटेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। आइडियली जब भी आपने ऑर्डिनेंस बनाया है, जब स्टेट असेंबली जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जब रीअसेंबल हुआ तो आइडियली उसको जो ऑर्डिनेंस है उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना चाहिए फॉर द अप्रूवल, फॉर द असेंट और फॉर द लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के लिए, बट उसको ना रखना फॉर द अप्रूवल एंड उसको देन रीप्रमोलगेट करना, बार बार रीप्रमोलगेट करना, दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस इन द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नर्स लेजिस्लेटिव पावर? गवर्नर के ओवरऑल लेजिस्लेटिव पावर्स के एक्सरसाइज करने में क्या चैलेंजेस है? एक तो रीप्रमोलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस का काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रीप्रमोलगेशन होता है बिना उसके लेजिस्लेटिव अप्रूवल ना लेके उसी को बार बार रीप्रमोलगेट करना, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डेंजर टू द लेजिस्लेटिव पावर्स। देन पार्टीशन यूज ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर के ऑफिस का पार्टीशन यूज, बिकॉज गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जैसे कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, करेक्ट। तो इस तरीके के जो प्रोविजन है, जो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरीके के प्रोविजंस का मिसयूज होता है। देन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का इरोजन होना, क्योंकि ओवर रिलायंस, बिकॉज ordinance making power was there just to ensure that when legislative assembly या state legislature जो है, when it is not in a session, अगर वो सेशन में नहीं है और ऐसी इमीडिएट रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पर हमें लॉ प्रोविजंस या लीगल प्रोविजंस की ज़रूरत हो, तो ऐसे में अर्जेंट सिचुएशन में ऑर्डिनेंस का यूज़ होना चाहिए, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिलायंस बढ़ रहा है, ओवर रिलायंस हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट मोस्टली वांट टू बाईपास, गवर्नमेंट को बाईपास करना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन होगी, डिफरेंट डिसेंटिंग वॉइस होंगे जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन को अपोज करेंगे, और उस अपोजिशन को एस्केप करने के लिए इस प्रोविजन का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो बट दैट अपोजिशन इज़ द फंडामेंटल टू द डेमोक्रेसी। अगर अपोजिशन ही नहीं है, अपोजिशन नहीं होगा, तो दैट इज़ समथिंग डेमोक्रेसी की जो डाइवर्स ओपिनियन है वो नहीं आ पाएंगी, और इस वजह से इस तरीके की जो ओवर रिलायंस ऑन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज इरोजन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ऑल्सो गवर्नर का सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द
आइडिया, वन ऑफ द कंडीशन टू प्रमोलगेट द ऑर्डिनेंस, जब भी ऑर्डिनेंस बनाए जाएंगे तो गवर्नर जब सेटिस्फाइड होगा कि देयर इज अ सिचुएशन arises that urgent legislative action is needed, so that satisfaction of the governor is also very subjective and that is ambiguous, क्योंकि वो properly defined नहीं है. So these are the challenges. Now what are the recommendation, what are the action we should take? First, repromulgation has to be restricted. Secondly, there has to be a judicial oversight. So for that we need to strengthen judicial review mechanism to ensure that governor's satisfaction is based on a genuine necessity and it is not misused. Then immediate necessity, that has to be clearly defined what it means, the immediate necessity. And then some accountability mechanism, because गवर्नर जब ऑर्डिनेंस बनाएंगे तो गवर्नर ने जब सेशन में, स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं था, तब गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जो बनाए तो उसके क्या रीजंस है, उसका एक कॉम्प्रेहेंसिव रिपोर्ट जो है वो असेंबली के ऊपर जो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना चाहिए जब स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल हो जाए. So this was about the legislative powers of the governor. Now moving to the next question. Though the federal principle is dominant in our constitution, that principle is one of its basic feature, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in a favor of a strong center, which is a feature that militates against the concept of a strong federalism. We have to discuss. So basically यहाँ पर हमारा कोर आइडिया है फेडरलिज्म, और फिर उसके बाद किस तरीके से ये जो फेडरलिज्म है दैट इज बेसिकली टिल्टेड टूवर्ड्स सेंटर एंड इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म. ये स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म नहीं है और कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ ये ज़्यादा टिल्टेड है. इस बारे में हमें डिस्कशन करना है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश फेडरल स्ट्रक्चर. व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पर पावर्स जो है, पावर्स करेक्ट, चाहे लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जो पावर्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. सी यूनियन लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और रीजनल लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होती है. तो ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो यूनियन में और स्टेट में डिवाइडेड होते हैं. सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इज बेसिकली अ फेडरल स्ट्रक्चर. हाउएवर जो क्लासिकल फेडरल सिस्टम होता है, क्लासिकल फेडरल सिस्टम जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्लासिकल फेडरल सिस्टम है जिसमें क्लियर कट फेडरलिज्म है, बट अनलाइक क्लासिकल फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरलिज्म इज एक्चुअली दैट सिग्निफिकेंटली लीन्स टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग सेंटर. नाउ व्हाई दिस फेडरलिज्म इन इंडिया is contrasting with the classical system of the federalism, and what was the necessity to make it tilt toward a strong center, ये समझना बहुत जरूरी है. करेक्ट. नाउ दिस क्वासी फेडरल, इसी को हम क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहते हैं. नाउ दिस क्वासी फेडरल सिस्टम इज रूटेड इन द हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज ensuring the national unity. क्योंकि सी India have witnessed a very bloody partition, a very brutal partition, which was very much threatening to the national unity and integrity. So national unity, upholding the national unity became the most important concern for the constitution makers, and that's why हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं tilted towards the strong center है. बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर माना जाता है, रिकॉग्नाइज किया गया है. लेकिन कुछ प्रोविजंस है, सर्टन प्रोविजंस एंड सर्टन प्रैक्टिसेस दे डाइल्यूट द फेडरल प्रिंसिपल, वो फेडरल प्रिंसिपल को डाइल्यूट करते हैं. फेडरल प्रिंसिपल बेसिकली फेडरलिज्म क्या है? पावर का क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर की तरफ और स्टेट की तरफ. लेकिन अब यहाँ पर अगर ज़्यादा पावर सेंटर को है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है. तो यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट है, देयर आर मोर सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट. स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें भी सेंटर को ओवरराइडिंग पावर है. मतलब अगर सेम सब्जेक्ट पर स्टेट ने भी और सेंटर ने दोनों ने लॉ बनाया तो मोस्टली सेंटर का जो लॉ है वो ओवरराइडिंग
हो जाता है, ओवरराइड कर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर्स है, चाहे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इवन इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, ये सब जो प्रोविजंस हैं ये कहीं ना कहीं सेंटर को ज़्यादा पावर देती है स्टेट को कंट्रोल करने का। तो वो जो डिवीजन है वो उतना क्लियर कट डिवीजन, जिसको क्लियर कट तो डिवीजन है, लेकिन वो जो डिवीजन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर की तरफ टिल्टेड है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो फेडरल प्रिंसिपल है वो डाइल्यूट होते हैं। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेडरल प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल प्रिंसिपल है उसको समझते हैं। फर्स्ट, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर इज द मेन आइडिया ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल। फेडरल प्रिंसिपल का मेन जो कोर आइडिया है वो डिवीजन ऑफ पावर है, दैट वी हैव सीन। 7 शेड्यूल में अगर हम देखें तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें यूनियन के, स्टेट के और कॉन्करेंट सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और रिटर्न डॉक्यूमेंट होने की वजह से सब्जेक्टिविटी नहीं है, क्लियर कट डिमार्केशन है पावर्स का जो डिमार्केशन है वो क्लियर कट है, वो मेंशन है, वो रिटर्न है, तो उसमें कोई एम्बिगिटी आने का स्कोप नहीं है। थर्ड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, जो सेंटर नहीं और स्टेट भी नहीं, इंडिपेंडेंट एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो कि जुडिशरी, वो इसको सॉल्व करेगी। तो ये भी एक इम्पार्शलिटी इंश्योर करता है फेडरलिज्म में, फेडरल प्रिंसिपल को इंश्योर करता है। देन बाईकैमरलिज्म, इवन अगर हम यूनियन में देखें तो वहाँ पर अपर हाउस है, लोअर हाउस है। जो अपर हाउस है जो कि राज्यसभा है, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बिकॉज राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं वो बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। अब ये हो गए हमारे बेसिक फेडरल फीचर्स। लेकिन बिकॉज क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से हमारा सेंटर के तरफ स्ट्रॉन्ग टिल्ट है, स्टेट और सेंटर के बीच जो डिवीजन होना चाहिए, सेंटर की तरफ किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग टिल्ट है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 जो है, दे प्रोवाइड इमरजेंसी प्रोविजंस। सो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दी सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, बिकॉज देयर शुड बी अ क्लियर कट डिवीजन, क्योंकि क्लियर कट डिवीजन होना चाहिए। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में स्टेट ने ही लॉ बनाने का पावर होना चाहिए, और यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें पार्लियामेंट को पावर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है तो जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉ मेकिंग का जो पावर है वो पार्लियामेंट को भी मिल जाता है। देन प्रेसिडेंट रूल जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो सेंटर कैन एज्यूम दी पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स है वो सेंटर एज्यूम कर लेता है। और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, सो दीज आर दी थिंग्स। देन रेसिड्यूरी पावर्स, अनलाइक क्लासिकल फेडरलिज्म जो कि यूएस में है, रेसिड्यूरी पावर्स जो है दे रेस्ट विद द स्टेट्स। आर्टिकल 248 वेस्ट, दिस पावर्स विद द सेंटर। जो रेसिड्यूरी पावर्स है मेनली क्लासिकल फेडरलिज्म में स्टेट की तरफ होते हैं रेसिड्यूरी पावर्स, जो कि स्टेट यूनियन किसी भी लिस्ट में नहीं होते हैं मेंशन, वो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं। तो वो स्टेट के पास होते हैं रेसिड्यूरी पावर्स क्लासिकल फेडरलिज्म में, जैसे कि यूएस जो जिसका एग्जांपल है। लेकिन हमारा क्वासी फेडरलिज्म है जो टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, तो आर्टिकल 248 जो है ये इन पावर्स को सेंटर को देता है। तो यहाँ पर भी टिल्ट है, कहीं ना कहीं सेंटर को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, करेक्ट। देन कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर हम बात करें तो वाइल दिस लिस्ट अलाउज कोऑपरेटिव गवर्नेंस, कॉन्करेंट लिस्ट में कोऑपरेटिव गवर्नेंस इज एंश्योर, बट देन पार्लियामेंट हैव द ओवरराइडिंग पावर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन आल्सो इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल कंट्रोल, सो फाइनेंस कमीशन जो कि सेंटर में होता है, करेक्ट। फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंस द रेवेन्यू शेयरिंग किस तरीके से होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है। लेकिन ये फाइनेंस कमीशन जो है that is basically controlled by the center. Also GST implementation centralized the tax collection system. पूरा जो टैक्स कलेक्शन है वो सेंट्रलाइज हो चुका है बिकॉज ऑफ द GST implementation. Then there is ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि IAS, IPS, IFS, they are under the control of the center. They are actually working in the states, but they are under the control of the center.
सो दैट ऑल्सो लिमिट द स्टेट्स कंट्रोल ओवर देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। उनकी जो खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उनके खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जैसे कि स्टेट्स है, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जो कि हेडेड बाय दी IAS IPS IFS, तो लेकिन उसके ऊपर भी सेंट्रल का कंट्रोल होता है। देन गवर्नर का रोल, गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 155 के अंदर, गवर्नर ऑफनली एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द सेंटर, governor oftenly acts as agent of the center, and sometimes governor also interfere in the state affairs, governor also interfere in the state affairs. देन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, अभी तो प्लानिंग कमीशन जो कि रिप्लेस्ड है नीति आयोग से, बट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। एंड अमेंडमेंट प्रोसेस, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो जो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती है जिसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। एंड द नेक्स्ट इज अमेंडमेंट प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है, और जो स्टेट के जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। ऐसे सिर्फ ऐसे प्रोविजंस जहाँ पर स्टेट का रैटिफिकेशन चाहिए होता है वहीं पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो बेसिकली पार्लियामेंट के पास ही होता है। सो वाई नाउ the most important thing to understand here is why such a strong center is provided in the Indian Constitution. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमने पार्टीशन की जैसे कम्युनल वायलेंस और प्रिंसिपली स्टेट्स के इंटीग्रेशन, इस तरीके के जो चैलेंजेस है वो फेस किए। तो यूनिटी को और फ्रेगमेंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर रखना जरूरी लगा। देन सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सी देयर इज अ अनइवन डेवलपमेंट अक्रॉस द रीजन्स एंड दैट रिक्वायर्ड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बिकॉज वी सी देयर इज अ रीजनल डिस्पैरिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो मेनी अदर एस्पेक्ट, सो वी नीड अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देन सिक्योरिटी कंसर्न्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स जैसे कि वॉर विथ चाइना और पाकिस्तान, and also internal challenges जैसे कि insurgencies. So all these to fight such kind of threats, be it external or internal, we need a robust central authority so that we can effectively manage these problems. Then there is a linguistic and regional diversity to prevent the linguistic and regional aspirations, because linguistic and regional diversity है तो mainly क्या होता है कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है वो डेवलप हो सकती है जो कि नेशनल इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर सकती है। इस वजह से सेंटर को ओवरराइडिंग पावर जरूरी है। अब फेडरलिज्म को चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू द फेडरलिज्म ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर की वजह से एक तो स्टेट की ऑटोनॉमी यहाँ पर कहीं ना कहीं इरोड हो जाती है, बिकॉज वेन एवर द आर्टिकल 356 इज इन्वोक्ड दैट अंडरमाइंस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स, करेक्ट, बिकॉज जब आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है तो गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ, उत्तराखंड में 2016 में हुआ, सो दैट इरोड्स द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज बिकॉज अब देखो जीएसटी के वजह से सेंट्रलाइज टैक्स कलेक्शन हो चुका है, बट दैट क्रिएट्स अ फिजिकल इम्बैलेंस बिकॉज दैट हैज रिड्यूस द स्टेट्स रेवेन्यू रेजिंग कैपेसिटी। स्टेट की जो रेवेन्यू बनाने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुकी है। Then partition role of the governor who often act as a in favor of the ruling parties at the center, so that actually strain the center state relation जो है strain हो जाते हैं, जैसे कि स्टैंड ऑफ बिटवीन महाराष्ट्र गवर्नर एंड स्टेट गवर्नर 2020-21 में जो हुआ था। वीक रोल ऑफ राज्यसभा, unlike US Senate which plays a significant role in federal matters, Rajya Sabha's influence on the center state relation is very much limited. Now what are the suggestions what we should do? Actually we should strengthen the fiscal federalism, we should provide more greater flexibility to the states in the taxation, correct. So we should revisit GST compensation mechanism to ensure that timely payments are delivered. Then rationalizing emergency provisions, although provisions like 356 should be rarely used, so that is one of the important aspect. Then जो role of governor है that has to be reformed. We should limit the discretionary powers of the governor की जो discretionary power है वो limit करना चाहिए और उनकी appointment थोड़ी सी और ज़्यादा transparent होनी चाहिए rather than completely a discretionary and subjective. Then we should strengthen the state representation. Also planning has to be decentralized. There should be a decentralized planning. बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होना चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें प्रमोट करना चाहिए। सो दीज वेयर द इश्यूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म एंड वी हैव कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज डिसेंट्रलाइजेशन of the power in India change the governance landscape
at the grassroots? Very important question. To what extent? To what extent, in your opinion, decentralization of power? This is talking about 73rd, 74th constitutional amendment, decentralization of the power in India, and grassroots democracy, Panchayati Raj systems. These things we have to discuss. So the core topic is Panchayati Raj system, grassroots democracy. Grassroots democracy is the core topic of this question, and how this decentralization हैज़ चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रासरूट लेवल. ग्रासरूट लेवल पर इसने किस तरीके से गवर्नेंस का जो लैंडस्केप है वो चेंज किया. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द कोर आइडिया. Decentralization of power in India, particularly through the 73rd and 74th constitutional amendment, has significantly altered the governance at the grassroots by empowering local self-governments. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो ग्रासरूट लेवल में जो गवर्नमेंट्स है, उनको एम्पावर किया है. इनका एम क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करना इज द एम, एंड ऑल्सो टू एंश्योर बेटर डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज विच एनहांसेस द अकाउंटेबिलिटी. सो सी, ग्रासरूट लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना जरूरी इसलिए है ताकि जो सर्विसेज है वो ग्रासरूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर बेटर डिलीवर हो सके. अब डिसेंट्रलाइजेशन जो है, ग्रासरूट गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन के वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? एक, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज एम्पावर हुए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो एस्टैब्लिश हुए और जो अर्बन लोकल बॉडीज एस्टैब्लिश हुए, दैट हैज़ ब्रॉट डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू दी पीपल. डिसीजन मेकिंग जो है नाउ इट इज़ क्लोजर टू दी पीपल. डिसीजन मेकिंग जो सेंट्रल लेवल पे होता था, अभी दैट इज़ क्लोजर टू दी पीपल. पीपल कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट. देन इंक्रीज पार्टिसिपेशन because there is a reservation to scheduled caste, scheduled tribes and women with 33% reservation in many states. So that has actually 33% reservation is compulsory, and in many states there is a 50% reservation. So that has actually enhanced the participation of the women, SC, STs. That made our democracy more inclusive. Then also there is a better service delivery because decentralization has improved the service delivery, be it health. अगर हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, तो ये जो इससे रिलेटेड जो सर्विसेज है, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन सर्विसेज है, दे हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन. क्योंकि लोकल पार्टिसिपेशन हुआ है, लोकल पार्टिसिपेशन की वजह से ये जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हुई है. नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग. क्योंकि ग्राम सभाज और वार्ड कमिटीज दे एनेबल दी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन. अब सिटीजन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, चाहे प्लानिंग की बात हो या फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग की बात हो. जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पर इरिगेशन का काम चल रहा है, तो ये सब जो काम चल रहे हैं, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट अगर हो रहा है, तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं उसको ग्राउंड लेवल पर मॉनिटर करने के लिए नाउ वी हैव बॉडीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, वी हैव द ग्रासरूट बॉडीज़. तो हमारा बेसिकली एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो हो गया है, और एक ग्राउंड लेवल ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हुआ है. तो जिसको हम सोशल अकाउंटेबिलिटी, ग्रासरूट अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं. इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव हो गई, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर में रिस्पॉन्स जो है वो क्विक जरूरी होता है. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्विक रिस्पॉन्स इज़ अ वेरी नेसेसरी, इमीडिएट रिस्पॉन्स इज़ वेरी नेसेसरी. और इमीडिएट रिस्पॉन्स तभी हो पाता है जब लोकल लेवल पर वो कैपेसिटी डेवलपमेंट हो जाती है, लोकल लेवल पर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है डिजास्टर के साथ फाइट करने की. ऑल्सो कोई भी जो डिजास्टर होता है वो लोकली ज़्यादा फैमिलियर होता है, बिकॉज लोकल पीपल have been facing those disasters frequently, so they know more about it, so they can actually deal it with very properly if their capacity is built and training is given to them. And that's why there is a major role of a decentralized governance in disaster management. But now let's understand what are the limitations for this effectiveness of the decentralization. Of course, we have given decentralization, we have decentralized the power to the grassroots democracy, but then there are some challenges which actually limits this decentralization.
फर्स्ट इज लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लोकल बॉडीज हमने एस्टैब्लिश तो की है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की है, लेकिन अगर उनके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे, इफ दे लैक द एडिक्वेट रेवेन्यू जनरेटिंग पावर्स, रेवेन्यू, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन दे नीड टू टेक, दे नीड रेवेन्यू, दे नीड मनी, and there is no adequate revenue generation powers to the local bodies, and that's why they are heavily dependent on the state and central grants. state पे और central grants पर वो काफ़ी ज़्यादा dependent होती है। तो ये एक फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है इसकी लिमिटेशंस फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी कंस्टेंट्स, बहुत सारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहे सरपंच हो या फिर ग्राम सभा के मेंबर्स हो, उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टी या फिर जो ट्रेनिंग नहीं होती जो हमें इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। देन इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉर्मली सिग्निफिकेंट कंट्रोल वो रिटेन करते हैं। सी बेसिक एसेंस क्या था कि आप डिसेंट्रलाइज करो, डिसेंट्रलाइज करो, पावर को डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद, अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद ही इसको रिटेन करेगा तो वो डिवोल्यूशन इन अ ट्रू सेंस होगा ही नहीं, ट्रू सेंस में डिवोल्यूशन होगा नहीं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है, लोकल बॉडीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल जो है वो रिटेन करती है थ्रू, चाहे फिर ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट, चाहे ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस के थ्रू हो, या फिर फंड डिसबर्समेंट में डिले करके इस पे कंट्रोल रखना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इससे ऑटोनॉमी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो ऑटोनॉमी है वो अंडरमाइन हो जाती है। वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ग्राम सभाज आर मैंडेटेड टू ओवरसी एक्टिविटीज़, इरेगुलर मीटिंग्स। अब देखो, ग्राम सभाज आर देयर टू मॉनिटर, ग्राउंड लेवल पर जो भी हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का, उन एक्टिविटीज़ को ओवरसी करना, ओवरसाइट करना या फिर मॉनिटर करना, ये बेसिकली ग्राम सभा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। बट क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग्स रेगुलर नहीं होती है, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से इसका जो इफेक्टिवनेस है, इस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। देन लैक ऑफ डिवोल्यूशन इन दी अर्बन एरियाज, वो हमने देख लिया है। म्यूनिसिपलिटी जो है स्पेशली मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में, दे फेस चैलेंजेस इन द गवर्नेंस ड्यू टू ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैपिंग, स्टेट की एजेंसीज भी होती है, स्टेट की एजेंसीज के साथ इनका म्यूनिसिपलिटीज़ के जो फंक्शन है वो ओवरलैप करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी करप्शन एंड इनएफिशिएंसी आर आल्सो द इश्यूज। नाउ व्हाट आर द सजेशन, इसके एग्जांपल केरला का एक मॉडल है, केरला डिसेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। वेस्ट बंगाल का भी जो है इफेक्टिव डिवोल्यूशन इन 1990s, दैट इज एक्चुअली हेल्प इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सो दीज आर द एग्जांपल्स। व्हाट आर द सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या है? फर्स्ट वी हैव टू strengthen the fiscal autonomy. Then we have to build capacity, regular training programs for the local representatives on the governance, planning and fund. किस तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन करें, किस तरीके से प्लानिंग करें, किस तरीके से गवर्नेंस को हम ओवरसी करें, इन सब चीज़ों की जो प्लानिंग है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो ट्रेनिंग है, वो देना ज़रूरी है। किसको? ग्राम सभा के जो मेंबर्स है या फिर जो सरपंच या फिर जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वी कैन से लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ अ बेटर वर्ड। देन इफेक्टिव डिवोल्यूशन, स्टेट जिस तरीके से कंट्रोल रिगेन करता है वो नहीं करना चाहिए। फंड फंक्शंस और फंक्शनरीज का इफेक्टिव डिवोल्यूशन इज़ वेरी नेसेसरी। फंड आपको देना चाहिए, फंक्शंस आपको उनको डिवोल्व करना चाहिए, और फंक्शनरीज मतलब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। देन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि ई पंचायत, GIS बेस्ड प्लानिंग, और सिटीजन का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द एसेंस। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली दिस वाज द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर एट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। So these were the questions for today's. Thank you very much for the discussion.